हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्लास 10th के विज्ञान का राजीव प्रकाशन का अनसॉल्व पेपर 2026 का। हम लोग इसमें सेट 1 2025 सेट नंबर है 824 सीजे को सॉल्व करेंगे। इसमें खंड में दिया हुआ बहुविकल्पीय प्रश्न, टोटल इसमें 20 क्वेश्चन है, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों क्वेश्चन है। तो पहला भाग 1 है, इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया तो बिंब की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो जब भी अवतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी और बिंब से बड़ा बनता है तो उसमें जो वस्तु होता है ये हमेशा ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखा होता है, तभी बिंब का मतलब होता है वस्तु। और ये दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखा होगा, तभी उसका प्रतिबिंब वास्तविक आभासी बनेगा और सीधा बनता है और दर्पण की ओर ही बनता है। अगर इधर वस्तु रखा गया है तो प्रतिबिंब इसी दिशा में बनता है। क्वेश्चन 2 में लिखा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस समभुता है। तो दर्पण या लेंस अगर इसकी फोकस दूरी माइनस में है तो इसका मतलब दोनों की क्या है, अवतल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दोनों अवतल। क्वेश्चन 3 में लिखा है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो जब भी हम छोटे अक्षर को पढ़ते हैं तो उसके लिए हमेशा हम लोग उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करेंगे। तो जिसकी फोकस दूरी कम होगी उसी उत्तल लेंस के चश्मे को हम प्रयोग करेंगे। तो पहला ऑप्शन दिया 50 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस, फिर बी में है 50 सेमी दूरी का एक अवतल लेंस, सी है 10 सेंटीमीटर दूरी का एक उत्तल लेंस और डी में 10 सेंटीमीटर दूरी का एक अवतल लेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरे का सी। क्वेश्चन 4 में लिखा है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है कॉर्निया, परितारिका, पुतली, दृष्टिपटल। तो मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है उस भाग को हम कहते हैं दृष्टिपटल। तो इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन 5 में लिखा है कि दो चालक तार जिनके पदार्थ, लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजन में संयोजित किए जाते हैं। तो श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, दोनों में निकाल लेते हैं श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में तुल्य प्रतिरोध। तो मान लेते हैं इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि दोनों चालक तार के पदार्थ की लंबाई और व्यास समान है और दोनों का इसमें प्रतिरोध भी समान होगा तब। तो मान लेते हैं कि R1 बराबर है R ओम और R2 बराबर भी है R ओम। और जब दोनों श्रेणी क्रम में जोड़े जाएंगे तो RS बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2, यानी कि R प्लस R जोड़ेंगे ये हो जाएगा 2R। उसके बाद यदि प्रतिरोध पार्श्व क्रम में जोड़े गए हैं, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो उसमें हम लिख सकते हैं तब 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। और दोनों R के बराबर हैं तो 1/RP बराबर हो जाएगा 1/R प्लस 1/R। दोनों का एलसीएम बराबर होगा तो हो जाएगा 2/R, यानी कि तब RP बराबर हो जाएगा R/2। अब यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम के संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। तो फॉर्मूला होता है ऊष्मा H बराबर V²/RT, ये होता है फॉर्मूला। तो मान लेते हैं कि अगर श्रेणी क्रम में उत्पन्न ऊष्मा HS है, S का मतलब सीरीज श्रेणी हो जाएगा और P से पैरेलल समांतर होगा। तो HS है और समांतर क्रम में उत्पन्न ऊष्मा HP है, तो फॉर्मूला होता है V²/R। तो यहाँ हो जाएगा V²/, इसमें हम लिखेंगे ये सीरीज में है, श्रेणी क्रम में तो हो जाएगा RS और यहाँ होगा T, यहाँ हो गया V²/RP और यहाँ हो गया T।
तो टी से टी कट जाएगा, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट जाएगा, ये आर पी चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा आर पी बटे आर एस, और आर पी है ये आर बटे दो, तो यहाँ पे लिखेंगे आर बटे दो, और आर एस निकला है हम लोग का 2r, तो यहाँ पे लिखेंगे 2r। तो इसमें 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो आर बटे 4r हो गया, आर 4 कट जाएगा तो हो जाएगा 1/4। तो इसका आंसर होगा 1:4। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा ये होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 6 में लिखा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा जनरेटर से उत्पन्न होता है जिसको हम कहते हैं जनित्र, तो छठवें का होगा आंसर ए। 7वां में लिखा है कि निम्नलिखित में कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। ए में लिखा है चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती है, बी में चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती है, सी में चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यीय होती हैं, और डी है चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाएं का केंद्र तार होता है। तो जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होता है इस प्रकार बना होता है, ठीक है, इस प्रकार ये चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का 7वें का डी। इसके बाद है भाग 2, इसमें केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि 1 विलियन लाल लिटमस को नीला करता है, इसका पीएच मान संभव है। तो अगर लाल लिटमस को नीला कर रहा है इसका मतलब जो विलियन है ये क्षारीय है, और क्षारीय कब हो जाएगा, जब उसका पीएच का मान 7 से अधिक होगा। 7 से कम में अम्लीय हो जाता है, 7 में उदासीन होता है, और 7 से अधिक है तो उसका आंसर हो जाएगा 8वें का हो जाएगा डी। क्वेश्चन 9 में लिखा है कि जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से गैस निकलती है। तो जिंक धातु है और जब इस पर हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनेगा, तो 9 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 10 में लिखा है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। तो जो एल्काइन होता है उसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। CnH2n+2 होता है एल्केन का, और CnH2n होता है एल्कीन का होता है। तो इसका जो आंसर होगा ये 10वें का हो जाएगा सी। क्वेश्चन 11 में लिखा है कि एल्डिहाइड का प्रकार्यात्मक समूह है। तो इसमें एल्डिहाइड का जो प्रकार समूह होगा, एल्डिहाइड में जो ये प्रकार समूह होता है ये होता है CHO। तो इसमें जो आंसर होगा हम लोग का बी होगा। क्वेश्चन 12 में लिखा है कि निम्न में कौन सी धातु अम्लों में से हाइड्रोजन को विस्थापित करती है। तो इसका आंसर होगा मैग्नीशियम और जिंक। ये जो दोनों धातुएं हैं अम्ल से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती हैं। क्वेश्चन 13 में लिखा है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोन समूह उपस्थित है। तो इसमें जो ऑप्शन है ये ऑप्शन होगा डी, जो कीटोन समूह होता है ये इसमें सी होता है और वो होगा इस तरह का होता है, ठीक है, ये कीटोन समूह होता है। तो इसका जो इसमें जो ऑप्शन होगा ये डी वाला ऑप्शन होगा। क्वेश्चन 14 में लिखा है कि मानव में निम्न में से कौन उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। तो मानव में जो उत्सर्जन तंत्र होता है वो वृक्क से संबंधित होता है। क्वेश्चन 15 में लिखा है कि श्वसन प्रक्रम के दौरान ग्लूकोज अणु का पाइरूवेट अणु में विखंडन होता है। तो ये जो विखंडन होता है ये होगा कोशिका द्रव में। क्वेश्चन 16 में लिखा है कि जीवों में अपने कायिक भाग में नए जीव के निर्माण की क्षमता कहा जाता है। तो इसको हम कहते हैं पुनरुद्भवन। तो 16 का आंसर होगा सी। 17 में लिखा है कि निम्न में कौन बीज में परिवर्तित होता है। तो बीज में परिवर्तित होता है बीजांड। 18 में कि डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है वो कहलाता है। 18 का ऑप्शन हो जाएगा बी, जीन। क्वेश्चन 19 में लिखा है कि निम्न में कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। तो घास स्थल प्राकृतिक होता है, वन प्राकृतिक है, मरुस्थल प्राकृतिक है, मानव निर्मित कृषि भूमि ये होता है कृत्रिम। तो इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन 20 में लिखा है कि निम्न में कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। तो इसमें ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिबरेलिन ये होता है पादप हार्मोन। थाइरोक्सिन जो होता है ये पादप हार्मोन नहीं है। ये 20 का आंसर होगा सी। खंड ब है वर्णात्मक प्रश्न, उपभाग 1, इसमें फिजिक्स का क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में लिखा है कि एक अवतल दर्पण से 25 सेमी दूर रखी वस्तु का दुगना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो जब भी वस्तु की दूरी लिखते हैं हमेशा माइनस में होता है, तो वस्तु की दूरी u बराबर होगा
-25 सेंटीमीटर, और इसमें जो आवर्धन दिया है ये दुगना दिया हुआ है, तो आवर्धन m बराबर दिया है 2, और जो दर्पण होता है इसका आवर्धन हमेशा लिखते हैं हम लोग -v/u, तो -v/u बराबर 2 हो जाएगा। u को लेते हैं दाएं साइड में, तो माइनस का v बराबर ये हो जाएगा हम लोग का 2u। अब इसमें u बराबर है -25, तो यहाँ मान रख देंगे हम लोग, तो -v बराबर u गुणे -25, तो 25 दूनी 50, -v बराबर हो गया -50, कट जाएगा, तो v बराबर हो गया 50 सेंटीमीटर। इसमें v का मान निकला 50 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है इसमें दर्पण की फोकस दूरी, तो दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ आप लिख लेंगे हम लोग 1/f बराबर v निकला है 50, तो यहाँ आप लिखेंगे 1/50 प्लस u है माइनस का 25, तो 1/-25, तो 1/f बराबर यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 50 और 25 का एलसीएम निकालेंगे 50, तो 50 से कम 50, 25 दूनी 50, माइनस करेंगे तो 1/f बराबर होगा माइनस का 1/50, तो फोकस दूरी निकल जाएगा f बराबर -50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 2 में लिखा कि संलग्न चित्र में अपवर्तन कोण तथा माध्यम B का माध्यम A के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। कौन सा माध्यम सघन है और क्यों? दिया है साइन 60 डिग्री बराबर √3/2, साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2। इसमें चित्र में दिया हुआ है, ये इसमें लिखा हुआ माध्यम A है, ये माध्यम B है, यहाँ 45 डिग्री है और यहाँ बन रहा है 30 डिग्री। तो पहले हम निकालेंगे अपवर्तन कोण। तो जो अपवर्तन कोण होता है आपतित किरण जो विलंब के साथ कोण बनाती है, तो यहाँ पे 90 बन रहा है, तो 90 में से 45 घटा देंगे तो निकल जाएगा हम लोग का आपतन कोण। उसके बाद हमको निकालना अपवर्तन कोण, तो जो इसमें अपवर्तित किरण जो विलंब के साथ कोण बनाएगी उसको हम कहते हैं अपवर्तित कोण। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, 90 में से 30 को घटा देंगे। तो पहले हम निकाल लेंगे आपतन कोण I बराबर यहाँ होगा 90 माइनस 45, घटाएंगे बचेगा 45 डिग्री। उसके बाद फिर हम निकाल लेते हैं अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण R बराबर यहाँ होगा 90 माइनस 30, तो 90 में से 30 माइनस करेंगे, ये हो गया 60 डिग्री। अब हमको निकालना है इसमें माध्यम B का माध्यम A के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो यहाँ पे लिख लेंगे माध्यम B का माध्यम A के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो जो अपवर्तनांक होता है इसको हम सूचित करते हैं म्यू से। तो म्यू AB बराबर स्नेल के नियम से होता है साइन I/sin R, ये फॉर्मूला होता है स्नेल के नियम से। तो यहाँ पे हम मान रखेंगे I बराबर है 45, तो हो जाएगा साइन 45 डिग्री बटे ये होगा साइन 60 डिग्री। साइन 45 का मान होता है इसमें दिया है पहले से 1/√2, और साइन 60 का हो जाएगा √3/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा और √3 √2 में गुणा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2/√6। अब यहाँ पे हम 2 को लिख सकते हैं √2 गुणे √2, गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, नीचे बट्टे में √6 को लिख सकते हैं √2 गुणे √3, तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा हम लोग का √2/√3। तो इसका अपवर्तनांक हो जाएगा रूट में 2/3। अब हमको बताना है इसमें कि कौन सा माध्यम सघन है, कौन सा इसमें विरल है। तो हम लोग जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण अपवर्तित होती है और अपवर्तन होने के पश्चात जब ये जो हम लोग का ये अविलंब है इससे दूर हटती है, तो जब दूर हटेगी तो ये माध्यम विरल हो जाएगा और ये माध्यम हो जाएगा सघन। यानी कि ये हम लोग का माध्यम ए सघन है और माध्यम बी जो है विरल है। जब प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात अगर अभिलंब की ओर झुकती है तो जिस माध्यम में अपवर्तित हो रही है इसमें इस माध्यम में जा रही है, तो ये हम लोग का हो जाएगा सघन हो जाएगा। लेकिन जब अभिलंब से दूर हटेगी तो माध्यम हो जाएगा विरल।
क्वेश्चन 2 का पहला कि एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 मीटर सेमी दूर पर स्थित पुस्तक को स्पष्टता पढ़ सकता है। पुस्तक को 25 सेमी दूर रखकर पढ़ने के लिए कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा। तो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक निकट दृष्टि दोष का व्यक्ति है और वो 20 सेमी दूरी पर स्थित पुस्तक को स्पष्टता पढ़ सकता है, यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो 20 सेमी दूरी पर बनेगा और ये स्पष्ट दिखाई देगा और वस्तु की दूरी होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग वस्तु की दूरी u बराबर -25 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की दूरी जो प्रतिबिंब बनेगा ये सामने जहाँ पुस्तक है वस्तु की ओर बनेगा तो ये भी माइनस में होगा, तो प्रतिबिंब की दूरी होगा -20 सेंटीमीटर। तो लेंस सूत्र से फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f बराबर हो जाएगा 1/v और v हम लोग का -20, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग -20 फिर माइनस u है -25, अब यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो 1/f बराबर माइनस का 1/20 और प्लस 1/25। 20 और 25 कैल्शियम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा 100। तो 1/f बराबर एलसीएम 100 हो गया, 20 25 100 तो यहाँ -5 होगा और 25 छक्के 100 तो घटाएंगे तो 1/f बराबर हो गया माइनस का 1/100। तो f बराबर आएगा माइनस का 100 सेंटीमीटर। जब फोकस दूरी माइनस में आ रहा है इसका मतलब जो चश्मा है वो अवतल लेंस का चश्मा होगा। जब फोकस दूरी माइनस में आएगा तो अवतल होगा और जब प्लस में आएगा तो उत्तल होगा। क्वेश्चन 2 में लिखा है कि +20 डायोप्टर क्षमता के लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो लेंस का क्षमता है इसको हम सूचित करते हैं P से, तो P बराबर दिया है 20 डायोप्टर और सूत्र होता है लेंस की क्षमता का P बराबर होता है 1/f और ये f होता है मीटर में। तो अब इसमें हमको निकालना है फोकस, तो f बराबर हो जाएगा 1/p और P बराबर है 20, तो 1/20 लिखेंगे। ठीक है, अब ये तो मीटर में आ रहा है तो हम अगर इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे उसके लिए 100 से इसको गुणा कर देंगे। 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, तो 1/20 गुणे 100 सेंटीमीटर। 20 से 100 कटेगा 5 बार में, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 3 का पहला है कि यदि किसी तार को बीच में मोड़कर दोहरा करके एक साथ मरोड़ दिया जाए तो अब उसका प्रतिरोध कितना होगा। तो मान लेते हैं तार का प्रतिरोध R है, तार का प्रतिरोध R तथा लंबाई L है। तो जब तार बिल्कुल सीधा है तो तार का प्रतिरोध होगा, तार का प्रतिरोध फॉर्मूला होता है R बराबर रो L बटे, तो रो जो होता है ये प्रतिरोधकता होता है, L है चालक तार की लंबाई, ये जो होता है ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है। जो तार होगा ये जो भाग होता है इसको हम कहते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 1। अब लिखा हुआ कि तार को 20 से मोड़ दिया जाता है। जब तार को 20 से मोड़ दिया जाएगा तो उसकी लंबाई हो जाएगी आधी, पुनः तार को बीच से मोड़ने पर, जब तार को बीच से मोड़ेंगे तो मान लेते हैं लंबाई है L डैश, लंबाई को मानते हैं L डैश, तो L डैश बराबर हो जाएगा L/2। उसी तरह जो क्षेत्रफल होगा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इसको मानते हैं A डैश और जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हो जाएगा ये हो जाएगा दुगना 2A। तब प्रतिरोध कितना होगा, इस प्रतिरोध को मान लेते हैं R डैश, तो R डैश बराबर जो होगा हम लोग का रो, प्रतिरोधकता तो सेम होगा, रो हो गया L डैश बटे A डैश। तो R डैश बराबर यहाँ लिखेंगे हम लोग रो L डैश बराबर है L/2, तो यहाँ पर लिख लेंगे L/2 बटे जो A डैश है ये 2A के बराबर है, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 2A। अब ये जो 2 है ये नीचे आ जाएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो R डैश बराबर रो L/4A और इसमें से हम 1/4 अगर कॉमन ले लें
तो यहाँ ब्रैकेट में हो जाएगा रो एल बटे ए, और रो एल बटे किसके बराबर है, क्योंकि समीकरण 1 से आर के बराबर है, यानी कि आर डैश बराबर तब हो जाएगा 1/4 आर। तो हमको बताना है कि उसका प्रतिरोध कितना होगा, तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा 1/4। क्वेश्चन 2 में लिखा है कि दो प्रतिरोध 3 ओम तथा 5 ओम के हैं और इन्हें किसी सेल से जोड़ने पर कौन सा प्रतिरोध अधिक गर्म होगा यदि इन्हें परस्पर समांतर क्रम में जोड़ा जाए। तो इसका उत्तर होगा कि जब प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उनके सिरों का विभवांतर समान होता है। किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा प्रतिरोध आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो फॉर्मूला होता है कि ऊष्मा H बराबर V² बटे आर गुणे टी, यानी कि आर का मान जब अधिक होगा तो H का मान कम होगा, ठीक है, और जब आर का मान कम होगा तो H का मान ज़्यादा होगा। तो ये आर क्या है, इसमें प्रतिरोध है, अगर कम प्रतिरोध वाले तार को रखेंगे तो ऊष्मा अधिक उत्पन्न होगी और ज़्यादा प्रतिरोध वाले तार को रखेंगे तो ऊष्मा कम उत्पन्न होगी। तो इसका आंसर होगा कि अर्थात कम प्रतिरोध वाले तार में अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी, अतः 3 ओम का प्रतिरोध अधिक गर्म होगा। क्वेश्चन 4 का पहला है कि 20, 24 तथा 30 ओम प्रतिरोध वाले 3 तार श्रेणी क्रम समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो प्रत्येक दशा में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो इसमें लिख लेते हैं माना प्रतिरोध R1 बराबर 20 ओम, R2 बराबर 24 ओम और R3 बराबर मान लेते हैं हम लोग 30 ओम है। तो पहले लिखा है प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध। तो इसको लिख लेते हैं RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 है 20, R2 है 24 और R3 है 30। इसको जोड़ेंगे तो 30 20 50 और 24 74 ओम। फिर हमको निकालना है दूसरा जब समांतर क्रम में जुड़े हैं। ये पहले का हो गया, ये दूसरे में है समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध। तभी हो जाएगा 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ पे तब लिख लेंगे 1/RP बराबर 1/R1 है हम लोग का 20, R2 है 24 और R3 है 30। अब हम इसमें 20, 24 और 30 कैल्शियम निकालेंगे। जब इस कैल्शियम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा 120। तो आप लिख लेंगे 1/RP बराबर एलसीएम हो गया 120। 20 से 120 में भाग देंगे 5 बार, तो यहाँ हो जाएगा 5, फिर प्लस 20 से 120 में भाग देंगे तो ये 6 बार जाएगा, यहाँ होगा 6। फिर 24 से 120 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5 बार, तो यहाँ 5 लिखेंगे। 30 से 120 में भाग देंगे, ये जाएगा 4 बार, तो यहाँ हो गया 4। तो 1/RP बराबर इसको जोड़ेंगे 6 5 11 4 15, 15/120। तो 15 कम 15, 15 120। तो RP बराबर निकल गया 8 ओम। चौथे का दूसरा क्वेश्चन में लिखा है किसी परिपथ में 5 एम्पीयर धारा 8 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। इस समय अंतर में परिपथ में कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। यदि परिपथ का प्रतिरोध 20 ओम हो तो इस समय अंतर में उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। तो इसमें दिया हुआ है धारा I बराबर 5 एम्पीयर और समय दिया है T बराबर 8 सेकेंड। तो हमको निकालना है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या का फॉर्मूला होता है Q बराबर Ne। तो सबसे पहले इसमें हमको निकालना पड़ेगा Q आवेश। तो फॉर्मूला होता है आवेश बराबर धारा गुणे समय। तो धारा इसमें 5, समय हम लोग का 8, तो 8 बचे 40 कूलम हो गया। फिर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे पुनः आवेश Q बराबर होता है Ne। हमको निकालना है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि N निकालना है, तो E चले जाएगा बट्टा में, तो N बराबर हो गया Q बटे E। तो Q बराबर है 40
और ये जो होता है एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है तो ये होगा 1.6 गुणे 10 पावर -19। अब ये 10 का पावर -19 के ऊपर जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 40 गुणे 10 का पावर 19 बटे, अब यहाँ एक अंक पर दशमलव है, दशमलव हटाते हैं तो ये हो जाएगा 16/10। अब ये 10 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ 19 की जगह 20 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा तब 40/16 गुणे 10 पावर 20। अब इसको हम 8 से भाग देते हैं, 8 दूनी 16, 8 पच्चीस 40, तो यहाँ 2/5 है तो भाग देंगे तो हो जाएगा 2.5 गुणे 10 का पावर 20 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया इसका आंसर। अब इसमें लिखा हो कि यदि परिपथ का प्रतिरोध 20 ओम हो तो इस समयांतर में उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। तो इस प्रतिरोध दिया है इसमें R बराबर 20 ओम, तो फॉर्मूला होता है ऊष्मा H बराबर I² RT। तो I इसमें है 5, तो यहाँ आप लिख लेंगे 5 का होल स्क्वायर गुणे R दिया हुआ है 20 और समय है 8 सेकेंड, तो यहाँ पे 8 लिख लेंगे। तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 20 में 8 से गुणा करेंगे 160, 25 और 160 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4000 जूल, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 किलो जूल। क्वेश्चन में 4 का अथवा दिया है। इससे पहला क्वेश्चन है कि दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती हैं। उत्तर में लिखा है कि दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं क्योंकि किसी भी एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की एक ही दिशा होती है, दो नहीं हो। यदि दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो कंपास की सुई एक ही समय में दो अलग अलग दिशाओं को दर्शाएंगी, जो संभव नहीं है। क्वेश्चन 2 में लिखा कि चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों को लिखिए। उत्तर है कि चुंबकीय बल रेखाओं के गुण निम्नलिखित हैं। पहला है ये बल रेखाएं हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं। दूसरा है कि ये बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तीसरा है ये बल रेखाएं ध्रुवों पर पास पास होती हैं और जहां चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होता है वहां ये दूर दूर होती हैं। चौथे में है कि चुंबकीय बल रेखाओं पर परस्पर प्रतिकर्षण का गुण होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल का बल कब अधिकतम होता है। तो उत्तर है किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल अधिकतम होता है जब धारा की दिशा क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो। लंबवत मतलब 90 डिग्री। तो फॉर्मूला होता है कि बल F बराबर I/L/B sin थीटा। I है धारा, L है चालक तार की लंबाई, B है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो जब बल अधिकतम होगा तो थीटा बराबर हम लिखेंगे 90 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा sin 90 और sin 90 का मान होता है 1, तो F बराबर होगा I गुणे L गुणे B। इसके बाद है उप भाग 2, इसमें केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 में लिखा है कि निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए। पहला एथेनोइक अम्ल, ये एथेनोइक अम्ल का संरचना सूत्र है। दूसरा है 1-क्लोरोप्रोपेन, ये 1-क्लोरोप्रोपेन का संरचना सूत्र हो गया। दूसरे में है ब्यूटेनोन 2, तो ये है ब्यूटेनोन 2 का संरचना सूत्र, ये क्वेश्चन नंबर 3 का है। और चौथा है नियोपेंटेन, तो ये नियोपेंटेन का संरचना सूत्र ये इस प्रकार है। यहाँ बीच में कार्बन है, यहाँ है CH3, यहाँ है CH3, इधर है CH3 और यहाँ भी है CH3, ये है नियोपेंटेन। क्वेश्चन 6 का पहला है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं। कॉपर की दो प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम संगठन उपयोग लिखिए। तो उत्तर है कि दो या दो से अधिक धातुओं या एक धातु और एक अधातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। तांबे के दो प्रमुख मिश्र धातु पीतल और कांसा है। पहला है पीतल। पीतल तांबा और जस्ता का बना होता है, इसका उपयोग बर्तन ताले बनाने में किया जाता है। उसके बाद है कांसा। कांसा तांबा और टीन का बना होता है, इसका उपयोग मूर्तियां सिक्के बनाने में होता है। दूसरा है कॉपर सल्फाइड C2S से कॉपर धातु किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है तथा रासायनिक समीकरण में लिखिए। तो इसका उत्तर है कि कॉपर सल्फाइड को वायु की उपस्थिति में भूनकर कॉपर ऑक्साइड C2O में बदला जाता है। फिर कॉपर ऑक्साइड C2O को कार्बन के साथ गर्म करके शुद्ध तांबा प्राप्त होता है।
तो इसका समीकरण है कि 2Cu2s प्लस 3O2 इक्वल टू 2Cu2O प्लस 2SO2। उसके बाद फिर से हम गर्म करेंगे, ये जो कॉपर ऑक्साइड है इसको गर्म करेंगे कार्बन के साथ, तो इसका समीकरण होगा 2Cu2s प्लस C इक्वल टू 6Cu प्लस CO2। क्वेश्चन 7 है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। पहला है उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो इसका उत्तर होगा वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। जैसे उदाहरण में है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब अभिक्रिया करते हैं तो बनाते हैं सोडियम क्लोराइड नमक और जल H2O। दूसरा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम को गर्म करके बनता है। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसको हम कहते हैं CSO4 हाफ H2O है। यह एक सफ़ेद पाउडर है। इसे पानी में मिलाने पर सख्त होकर प्लास्टर का रूप ले लेता है। इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों पर प्लास्टर लगाने, मूर्तियों को बनाने में किया जाता है। तीसरा है पीएच मूल्य। पीएच मूल्य किसी विलयन की अम्लता या क्षारीयता को मापने का पैमाना है जो 0 से 14 तक होता है। पीएच मान 7 से कम होने पर विलयन अम्लीय होता है, 7 पीएच मान पर विलयन उदासीन होता है और 7 पीएच से अधिक मान पर विलयन क्षारीय होता है। इसके बाद इसका 8वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित की जल से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो सबसे पहले एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम जल के साथ अभिक्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड Na2O3 और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो इसका समीकरण है 2Al प्लस 3H2O बराबर Al2O3 प्लस 3H2। दूसरा है कैल्शियम। कैल्शियम जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का होल 2 और हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसका रासायनिक समीकरण होगा Ca प्लस 2H2O इक्वल टू COH का होल 2 और प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। तीसरा है आयरन। आयरन जल के साथ अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसका रासायनिक अभिक्रिया है 3Fe प्लस 4H2O बराबर होगा Fe3O4 प्लस 4H2। ये इसका आंसर है।